अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मरहूम उमेश पाल की आत्मा को आज थोड़ा सुकून मिला होगा। उसके ही अपहरण के मामले में आज अतीक अहमद को 44 साल के आपराधिक कैरियर में आज पहली मर्तबा इस गुंडे को कोर्ट से सजा मिली, वो भी आजीवन कारावास की। लेकिन इस पर मुख्य मुकदमे इस गुंडे पर चलाया जाना अभी बाकी है, ताकि उमेश पाल जैसे तमाम वो लोग जो मारे गए या इस गुंडे के अताताई का शिकार हुए उनको इंसाफ मिल सके। आज की हमारी परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, 44 साल तक इलाहाबाद मंडल, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और आसपास के जनपदों में एक खतरनाक गिरोह चला रहे एक माफिया अतीक अहमद को आज कोर्ट से सजा हो गई। 100 से ज़्यादा मुकदमे इस माफिया पर हैं और पहली मर्तबा है कि इसको किसी अदालत से सज़ा सुनाई गई। 44 साल में किसी के दम नहीं हुई कि वो इसके खिलाफ गवाही देने का साहस कर सके या इसके खिलाफ जाकर कोर्ट में पैरवी कर सके। उमेश पाल ने ऐसा करने का दुस्साहस किया और नतीजा क्या हुआ वो सबने देखा। लेकिन मरने से पहले, मृत्यु के पूर्व, उमेश पाल ने कोर्ट की उस विधिक प्रक्रिया को पूरा कर लिया था जिसको रोकने के लिए इस माफिया ने गुंडों की और क्रिमिनल्स और शूटर्स की एक फौज भेजी थी। उसी मामले में जिसकी वो पैरवी कर रहे थे, उनका खुद का अपहरण हुआ था और अतीक अहमद पर दर्ज एक मामले में बयान बदलने, स्टेटमेंट बदलने का दबाव था। एक वक्त उन्होंने स्टेटमेंट बदला भी, लेकिन उसके बाद जैसे ही माहौल ठीक हुआ और वो सेफ हुए, उन्होंने कोर्ट में जाकर वास्तविक गवाही दी थी, जिस केस में आज अतीक अहमद को सजा हुई। उसका भाई भले ही छूट गया हो, कुछ गुंडे और छूट गए हों, लेकिन मुख्य सरगना को आज आजीवन कारावास, उम्र कैद, सश्रम कारावास की सजा हुई है। बहनों भाइयों, इस गुंडे को गौर से देख लीजिए। इसका नाम अतीक अहमद है। इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में ये गुंडा आतंक, खौफ, रंगदारी, एक्सटॉर्शन, ज़मीन कब्जे और ठेके पट्टे पर कब्जा करने का प्रतीक बन गया है। इलाहाबाद में हर कोई इसको जानता है। कौशाम्बी, प्रतापगढ़ तक इसकी तूती बोलती थी। लेकिन आज इस गुंडे का आत्मबल देखिए कि कोर्ट से निकलने के बाद भी ये लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहा है। ये इस गुंडे का मनोबल कितना बढ़ा हुआ था, ये आप आज भी इसके हनक और धमक से महसूस कर सकते हैं। लेकिन अतीक अहमद को सज़ा मिल जाने से, उसको उम्र कैद हो जाने से क्या उसके खिलाफ अब उसका गैंग टूट जाएगा या उसके खिलाफ कुछ और बड़ा कुछ हो जाएगा? मसला इस बात का नहीं है बहनों भाइयों। जेल में तो वो पहले से आज सज़ा हो गई, सज़ा पहली बार हुई। अब उम्मीद है कि बाकी चल रहे मामलों में लोगों में कानून के प्रति विश्वास जगेगा और इसके खिलाफ वो गवाही देने के लिए सामने आएंगे। लेकिन इस बीच एक मसला ये रह गया कि उमेश पाल के मर्डर मामले में जो शूट आउट हुआ था 24 फरवरी को, उस मामले में पुलिस इस गुंडे को रिमांड पर लेने में नाकामयाब रही, फेल रही। लिहाजा इसको वापस नैनी सेंट्रल जेल अब नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको साबरमती जेल भेजा था। लिहाजा ये वापस साबरमती चला जाएगा। अब कब प्रयागराज पुलिस के हत्थे चढ़ेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज इसकी वापसी है। किसी भी समय ये साबरमती के लिए इसको लेकर पुलिस रवाना होगी। उमेश पाल शूट आउट मामले में इसको रिमांड पर नहीं लिया जा सका फिलहाल, अब इसकी वापसी होगी। तो ये तो जेल में पहले से था, फिर जेल चला जाएगा। जेल उसकी ज़िंदगी, वो तो सबसे कहता है कि जब तक जिंदा हूँ कोर्ट कचहरी तो मेरा घर है, आना जाना लगा रहे, कोर्ट और जेल। लेकिन ये पहली बार हुआ कि कानून के प्रति, अदालती कार्रवाई के प्रति इलाहाबाद और उसके आसपास के लोगों में एक विश्वास की भावना कानून के प्रति आई है कि कानून ऐसे अपराधियों को सबक ज़रूर सिखाएगा। वक्त भले ही लग सकता है, लेकिन बहनों भाइयों, ये वक्त 44 साल, 44 ईयर्स का लगा। अप्रिशिएट किया जाना चाहिए इलाहाबाद पुलिस के उन इन्वेस्टिगेटर्स को जिन्होंने इस मामले की जांच की और उन्होंने अभियोजन निदेशालय और उनसे जुड़े हुए अधिकारियों की और उन गवाहों की भी जिन्होंने तमाम जोखिम, जान का जोखिम होने के बावजूद इस गुंडे के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी और इसको सजा हुई।
क्या इस सजा से अतीक का आतंक कम होगा, उसका मनोबल टूटेगा? उसका भाई तो साफ साफ बच के निकल गया, बरी हो गया, बाइज्जत बरी, दोष मुक्त। अब इस गैंग का क्या होगा? ये गैंग अब क्या करने वाला है? आज की परिचर्चा हमारी इसी विषय पर केंद्रित है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। इस केस में कुल 10 अभियुक्त गणों का मामला चल रहा था। अतीक अहमद, दिनेश पासी, खान सौलत उर्फ हनीफ, फरहान, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, जावेद, एजाज अख्तर, अंसार बाबा की मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार से 10 मुलजिमों का इसमें चल रहा था। आज 3 अभियुक्तों को दोषी सिद्ध किया गया, शेष सभी को सभी धाराओं में दोष मुक्त किया गया है। मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। हमारी सरकार प्रतिबद्धता दोहराती है कि हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत काम कर रहे हैं। एक एक अपराधी को कड़ी सजा दिलाएंगे। आज अतीक अहमद को पहली बार सजा हुई है, उम्र कैद की सजा हुई है। ये हमारी सरकार की कड़ी पैरवी का परिणाम है और हम प्रतिबद्धता फिर दोहराते हैं कि कानून के तहत एक एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। आपको ये जांचना चाहिए कि जेल में रह करके उनसे पर्चा भरवाने के लिए चुनाव में कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले रहे, और जो कोर्ट का फैसला है वो सबको स्वीकार होगा। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ कौशाम्बी जनपद में चायल की विधायक और स्वर्गीय राजू पाल की पत्नी पूजा पाल इस वक्त मौजूद हैं। प्रेम प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एडीजी जोन प्रयागराज। आनंद दुबे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और आरएम श्रीवास्तव फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, और सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। पूजा पाल जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। आज बड़ा दिन है आप लोगों के लिए, आप क्या कहना चाहती हैं अतीक अहमद को जो सजा हुई? जो आज कोर्ट से आदेश आया है, फैसला हुआ है, उसका मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि कोर्ट से आज जो फैसला हुआ है वो पीड़ित परिवारों के लिए और प्रयागराज के जो भी पीड़ित परिवार रहे हैं, जो लड़ पाए, जो नहीं भी लड़ पाए, वो कहीं ना कहीं आज उनको थोड़ा सा भरोसा कायम हुआ है कोर्ट पे, न्यायालय पर। तो कहीं ना कहीं उन सभी और हमें भी और उनके भी परिवार के लोगों को एक न्याय की आस जगी है। आज जो न्याय ये जो आज फैसला हुआ है, ये पहला पड़ाव है जो पूरा हुआ और सफलतापूर्वक पूरा हुआ। हालांकि ये बहुत बड़ी कुर्बानी भी लेकर गया है। तो अभी मुख्य केस बाकी है, राजू पाल का केस। उस केस में मामला कहाँ तक पहुंचा, आप लोगों को बताना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। अब ये लखनऊ सीबीआई कोर्ट कक्ष नंबर 1 में मुकदमा हमारा चल रहा है स्वर्गीय श्री राजू पाल जी का हत्याकांड का, और इसमें मेरा बयान और जिरा कंप्लीट हो चुका है। और अब हमारे जो गवाह हैं राजू पाल के कांड के, जो उन्होंने आई विटनेस, जो लोगों ने देखा है, अब उनका बयान और जिरा चल रहा है। तो अभी ये सीबीआई कोर्ट में चल रहा है लखनऊ में। पर बहुत लंबा वक्त हो गया और अब तक इस मामले में अभी तक सिर्फ जिरा और ट्रायल और गवाही ही चल रही है, कोई पक्षद्रोही तो नहीं हुआ? कोई, आप क्या महसूस कर रही हैं अभी तक जो चल रहा है, ठीक है या कोई परेशानी महसूस कर रही हैं इस केस में? देखिए, क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कोई छोटे और नॉर्मल लोग नहीं है, इनसे मुकदमा लड़ना या इनसे किसी भी प्रकार का बगावत करके लड़ना। तो मेरे लिए तो एक ये चीज रही कि मैं इनसे कोर्ट कचहरी से ही लड़ती आ रही हूँ, और शुरू में क्योंकि इन लोगों का बहुत वैसा दबदबा था जी, तो इसलिए इन लोगों ने अपने पावर से, ताकत से, और सबसे बड़ी बात जो शासकीय और जो शासन प्रशासन जो भी जिस द्वारा इन लोगों ने
केस को बहुत लॉन्ग टाइम तक खींचा, मतलब डाउन करके रखा कि कुछ इसमें नहीं हो पा रहा है तो ऐसे ही रहे। और जब मुझे यहाँ इलाहाबाद, जब मुझे कोर्ट में न्याय नहीं मिल पाया हाई कोर्ट में, तो सब मतलब 5 में मर्डर हुआ है, 6 में ट्रायल चला है और एक एक दिन में 4 गवाहों को हॉस्टाइल कर दिया गया है। जब मैंने देखा कि सारे गवाह को हॉस्टाइल जबरदस्ती किया जा रहा है, तो फिर मैं सन 2006 में ही हाई कोर्ट गई और सन 2006 से लेकर के सन 2015 तक मैं हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ी। और वहां पे आप जानते हैं इन लोगों का कितना क्या दबदबा रहता था। उसके बाद फिर मैं सीबीआई जांच के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गई सन 2015 में और 16 में ऑर्डर हुआ। और ऑर्डर होने के बाद आपके सामने अभी जो केस चल रहा है स्वर्गीय निवेशना राजू होकर पाल का, के ये ठीक इसकी प्रगति हो रही है? केस की सुनवाई तेज गति से हो रही है? जी, ये मैंने मांग भी की है कि राजू पाल की हत्या जो हुई है उस मुकदमे में डे बाय डे हेयरिंग लगा दी जाए, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं कि गवाह को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कोशिश करते हैं। करेंगे परेशान करने को, हमको करेंगे। और जब सजा पड़ने लगती है तो सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि तरह तरह के हथकंडे अपना सकते हैं। आज तो जब इसलिए मैंने सजा day हुई by day अतीक hearing- अहमद को, तो आपको लगता है कि अब बाकी मामलों में भी लोग इस गुंडे के खिलाफ गवाही देने में सामने आएंगे? जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने शुरू से ही, आज से नहीं, मैं सन 2005 से ही अतीक अहमद से लड़ रही हूँ, जब कोई सोचता नहीं था। और मैंने इसीलिए लड़ा क्योंकि हर आदमी जब अतीक अहमद से डरने लगेगा तो फिर जी। लड़ेगा कौन? जिसका पति खत्म हो रहा है, जिसका भाई खत्म हो रहा है, जिसका बेटा खत्म हो रहा है, जब वही लोग डरने लगेंगे और जो जीवित है उससे प्रेम करेंगे और जो खत्म हो गया है नहीं, आपको उससे डरने की उसके बारे बिल्कुल में नहीं जरूरत नहीं है, हम सोचेंगे। सब आपके साथ हैं। जी, तो आपके पास इसलिए पर्याप्त सुरक्षा है? देखिए, सुरक्षा है, मगर मैं इस सुरक्षा से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि सुरक्षा से बहुत अच्छी सुरक्षा नहीं हो पाती है। तो मैंने कोर्ट में लिख करके दिया भी है कि ओके। मुझे 22 श्रेणी की सुरक्षा दी जाए और अच्छे, क्योंकि असलहे भी अच्छे होने चाहिए सुरक्षा के लिए। तो अच्छे असलहे भी नहीं है, तो इसलिए मैंने 22 श्रेणी की मांग की है, आपको क्योंकि खतरा जब है कि इस सजा बागी के जिंदा बाद रहेगा, गवाह जिंदा अतीक रहेगा, तब रिटेलिएट कोर्ट में करेगा? जाकर के गवाही दे पाएगा इंसान। आपको इस बात का अंदेशा है कि इस सजा सुनाए जाने के बाद अतीक रिटेलिएट कर सकता है? जी, अतीक पलटवार कर सकता है या अतीक हमला करा सकता है? आपको ऐसी आशंका है क्या? देखिए, जो इनकी प्रवृत्ति रही है, जो इनकी सोच रही है, इनकी सोच अच्छी रहती तो इलाहाबाद में एक ही पूजा पाल नहीं, बहुत से, क्योंकि मैंने तो लड़ाई अपनी लड़ी तो इसलिए मुझे लोग जी। जान गए, मगर ऐसे बहुत से कांड है जो लोगों ने लड़ नहीं पाए, डर के मारे सहम गए। तो इससे मैं कहना चाहती हूँ कि जब सजा हो रही है, जब सजा होगी तो कहीं ना कहीं इनका दिमाग भी दूसरी तरफ चलेगा। शुक्रिया आपका, हमारे साथ बनी रहिएगा। इलाहाबाद जोन, प्रयागराज जोन के फार्मर एडीजी प्रेम प्रकाश जी भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कल भी हमारे साथ डिबेट में रहे हैं। कल दोषी करार दिए जाने की बात चल रही थी और आज सजा हुई है अतीक अहमद और उसके गुर्गों को। प्रेम प्रकाश जी, स्वागत आपका। और आप लोगों का प्रयास रंग लाया और अतीक अहमद को फाइनली आज 44 साल के आपराधिक इतिहास में पहली मर्तबा इस गुंडे को सजा हुई है। आपका स्टेटमेंट बड़ा प्रतीक्षित है, बताइए क्या फीलिंग्स है? देखिए, मैंने इसमें पहले ही बताया था कि जिस तरह से इसका योजनाबद्ध तरीके से पैरवी की गई और टीम बनाई गई थी, आईजी रेंज पहले उसमें ट्रांसफर हो गए थे, उसके बाद में राकेश कुमार सिंह आए, उन्होंने काफी तेजी से इसमें पैरवी कराई और इसमें नाम से उन्होंने नामित किए, अपने पुलिसकर्मी लगाए और लगातार उसकी समीक्षा होती थी। इसमें जो एडीजीसी रहे श्री सुशील कुमार वैश्य जी, उसके साथ ही उनसे पहले भी जो एडीजीसी रहे थे वो बाद में हट गए, लेकिन उन्होंने फिर इसमें उमेश पाल जी की तरफ से केस कंटेस्ट किया, उनके साथ आ गए और भी जो इनके साथी थे उन्होंने बड़ी मेहनत की है। देखिए, जो माफिया है वो तमाम हथकंडे अपनाता है। इसमें उसने हथकंडे क्या अपनाए कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से 8 विटनेसेस है, लेकिन उसने 50 विटनेस खड़े कर दिए अपने डिफेंस के लिए। और जो डिफेंस विटनेसेस होते थे वो लगातार कहीं ना कहीं से उसको डिले करने की टैक्टिक्स अपनी अपनाते थे। ओके जी। वो कभी अपना डिफेंस का बन गए, उसमें डिफेंस विटनेस बन गए, अब उनको अलाउ कर दिया गया। लिस्ट तो इन्होंने और भी लंबी दी थी, उसको वहां पर जज साहब ने एडमिट नहीं किया और केवल 50 लोगों को मौका दिया गया
और उसमें बार बार वो एब्सेंट हो जाते, अपना एनबीडब्ल्यू जारी करा लेते, फिर वहां से फरार हो जाते। साथ ही एक दूसरी टैक्टिक और जो माफिया जिस तरह से करता है, उसमें इनका जब भी गवाह कोई गवाही के लिए जाता था, जितने भी कंटेस्टेड केस हैं, तो वहां इन्होंने काफी लोगों को अपना एडवोकेट की वर्दी पहनाई या वो एडवोकेट अपने हायर किए, जगह जगह से लाकर इकट्ठा करते और लगभग 50-100 की संख्या में लगभग आतंकित कर देते थे विटनेसेस को। एक बार उमेश पाल को ही पकड़ लिया था इन्होंने और छत से फेंकने लगे थे नीचे। पीएसी वहां पर पहुंच गई थी, उसने जाकर वहां पर बचाया, काफी हंगामा हुआ, कर्नलगंज में मुकदमा कायम हुआ इसके लिए। तो ये तमाम तरह के हथकंडे माफिया अपनाता, लेकिन जी जो सरकार ने जिस तरीके की वहां टीम लगाई थी, स्पेशल काउंसिल भी इसके लिए नियुक्त किए गए, मिस्टर आई रिमेंबर बीके सिंह साहब थे शायद, उनको इसमें किया गया नियुक्त, और इन सब टीम ने मिलकर जिस तरीके से लगातार आज जब इसको सजा हुई है प्रेम प्रकाश जी, तो कुछ मनोबल बढ़ा है और कुछ और भी गवाह सामने आएंगे, और ये कितना इम्पोर्टेंट है आज इस मामले में इसको सजा दिया जाना? देखिए 40 साल का इतना लंबा इसका आपराधिक इतिहास और कोई सजा नहीं। बड़ा ताज्जुब होता था कि सब जानते हैं कि ये माफिया इतना बड़ा बदमाश है, लेकिन सजा नहीं हो पा रही। कई सारे केस ऐसे आइडेंटिफाई किए गए कि किनमें सजा हो सकती थी। और ये जो मैंने इसकी टैक्टिक्स बताई, पहले तो जब भी कभी इनको सरकार का कोई योगदान मिलता रहता था, तो उस समय तो ये गवाहों के खिलाफ जो पूरी कार्रवाई करते थे। जैसे 2006 का ही आप मामला देखिए कि 2006 में इसने उसको हॉस्टाइल करा ही दिया था, उनका जैसे भी जबरदस्ती पकड़कर डरा धमका कर ले जाकर। और मजे की बात इसमें सुनिए कि जब इनको ले जाया गया दबाव बनाकर उमेश पाल को, पहले कोई गवाही नहीं हो रही थी, उमेश पाल का तुरंत जो हॉस्टाइल बयान जो दर्ज करा दिया गया, पक्षद्रोही घोषित करा दिया, और साथ ही 4 और गवाही करा दी वहां पर लोगों ने इतनी जल्दी। तो कई बार इस तरह से एक नेक्सस काम करता, 4 गवाही एक दिन में कराई, 4 गवाही अगले दिन में करा दी। तो ये बड़ी अप्रत्याशित तेजी जो केस में आ जाती है, इसको जुडिशरी को भी देखना चाहिए, और बाकी जो हमारे सरकारी वकील हैं उनको भी नजर देखना रखनी चाहिए कि पर आप मानते हैं कि ये सजा मील का पत्थर है और अब इसके गैंग के सफाई का समय आ चुका है? ये बिल्कुल, इसका जो है गैंग अब ये अंतिम सांसें ले रहा है, उसी में ये पलटवार करने की कोशिश करते हैं। निर्दोष अभी क्या लोगों को, खतरा बढ़ा गरीब है? अभी खतरा बरकरार है? अब खतरा, इनका मनोबल तो टूट चुका है, इनके शूटर्स, और ये लगभग इन्होंने कोई बड़ी एक ताना बाना बुन के एक घटना ये कर दी। शायद अभी इसका जब शूटर्स सामने आ जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या रहा होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये गैंग पूरा टूट चुका है। इकोनॉमिकली इस पे जो जिस तरह से वार किए गए, मुझे लगता नहीं था, लेकिन बड़ी घटना मेरे लिए भी बड़ी अप्रत्याशित थी कि इस तरह की ये घटना कर पाएगा, लेकिन कुल मिलाकर इसका मनोबल टूट चुका था। और आज ये एक और कड़ी में ये एक थैंक बड़ा यू प्रेम blow है प्रकाश जी, इसके हमारे ऊपर। साथ बने रहिएगा। आपसे डिबेट के दूसरे चरण में बाकी आपके ओपिनियंस को हम लोग सम्मिलित करेंगे। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आनंद दुबे जी शुक्रिया। अतीक अहमद को आज सजा हो गई है, उम्र कैद, 44 ईयर के उसके आपराधिक इतिहास में पहली मर्तबा है कि सजा हुई है। इस पर आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? और दूसरा, इस मामले में एक गड़बड़ी भी हो गई है कि उमेश पाल हत्याकांड जो शूट आउट हुआ है उसमें रिमांड पर लेने में नाकाम रहे हैं, पैरवी क्या लचर हुई? जी ब्रिजेश जी, मैं अपनी बात की शुरुआत वहीं से करूंगा जहां प्रेम प्रकाश जी ने अभी कही कि बड़ा हास्यास्पद चीजें थी कि इतनी घटनाएं हो जाती थी और कोई कार्रवाई नहीं होती थी और इसमें कुछ नहीं होता था। मुझे एक शेर याद आ गया कि निकलोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, निकलोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढे से मगर शहर में कातिल न मिलेगा। तो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो या इनके जैसे अन्य माफिया हो, ये एक अपराध पर अपराध करते रहे, हत्या पर हत्या, अपहरण पर अपहरण, लेकिन जो सरकारें रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकारें नहीं हो या बहुजन समाज पार्टी की, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस मामले में अतीक अहमद को अभी सजा हुई है, जिस समय यह घटना घटी उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन पैरवी नहीं हुई। आज जाकर इसमें पैरवी हुई है। मुख्तार अंसारी को देख लीजिए, 19 साल बाद किसी मामले में, 19 साल बाद किसी मामले में, 23 साल बाद किसी मामले में, 26 साल बाद, यानी 3 मामले हैं जिनमें मुख्तार अंसारी को सजा हुई है। यह इस बात को दर्शाता है
कि किस तरह से पिछली सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण दिया और हमारी सरकार न सिर्फ इनके मनोबल को तोड़ने का काम कर रही है, इनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम कर रही है, बल्कि इनके राजनीतिक संरक्षण को भी समाप्त करने का कार्य कर रही है और साथ ही कानून के दायरे में इनको सजा दिलाने का काम कर रही है। वरना यही माफिया थे जिन्हें लगता था कि उत्तर प्रदेश में इनका कुछ हो ही नहीं सकता है। वो मुझे एक और शेर याद आ गया कि जो फिर रहे थे कांच का पैकर लिए हुए, गाफिल को यह गुमा था कि पत्थर ना आएगा। इन्हें यह लगता था इनके ऊपर अच्छा, इस पर भी आपके पास आनंद जी, इस पर भी आपके पास कोई शेर है कि 35 दिन हो गए और पांचों शूटर अब तक फरार हैं और आप हवा भी नहीं पा पाए हैं, इस पर भी कोई शेर है आपके पास? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताता हूं कि 2 आरोपी इसमें जो थे वो एनकाउंटर में मारे गए हैं, चिन्हित किए जा चुके हैं, लगातार पुलिस की टीम उनके पीछे लगी हुई है और आप देखिएगा कि जल्द से जल्द कानून के दायरे में इनके सभी जो आरोपी हैं और साथ साथ इनको जो संरक्षण देने वाले लोग हैं, उनको भी कानून के दायरे में सजा दी जाएगी। ओके, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुनील जी, अभी मैं डिस्कस कर रहा था सबसे के साथ, 44 ईयर की क्रिमिनल हिस्ट्री में पहली मर्तबा इस गुंडे को सजा हुई है। आपकी पार्टी की क्या ओपिनियन है कि इस तरह के आतंक को, ऐसे गुंडों को और उनके साम्राज्य को कैसे ध्वस्त किया जाए? पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? और दूसरा, राजनीति में अपराधियों की एंट्री बंद हो, इसके लिए कुछ सोचा जाना चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, मैं बड़े साफ मन से ये कह सकता हूं कि जब इस तरीके के अपराधियों के खिलाफ माननीय न्यायालय कोई सजा सुनाता है तो बहुत से लोगों को और उम्मीद जगती है कि हमें भी न्याय मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को उम्मीद जगी होगी कि उनको भी न्याय मिलेगा और डर खत्म हुआ होगा। जो बात आप कह रहे हैं कि अपराधियों की जगह राजनीति में नहीं होनी चाहिए, उससे भी मैं सहमत हूं। यही अतीक अहमद जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट काट दिया, यही अतीक अहमद जिसको मंच से उतार दिया, मंच से हटा दिया, मुझे लगता है कि आपको भी याद होगी और पूरे देश को वो तस्वीरें याद हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी अब किसी अपराधी को स्वीकार करने वाली नहीं है। मैं भी सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी को, वो कह रहे थे कि 40 साल 44 साल में उनको कई शेर भी याद आए। क्या ये याद नहीं आया कि इन 40 सालों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार कितनी बार बनी? स्वर्गीय कल्याण सिंह जी किस पार्टी के मुख्यमंत्री थे? गुप्ता जी किस पार्टी के मुख्यमंत्री थे? वर्तमान के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी किस पार्टी के मुख्यमंत्री थे? तो किसके खिलाफ आपने कार्रवाई की है? और अभी हमारे नेता ने कहा कि फूलपुर में जब बाई इलेक्शन हुआ तो आप बताइए आपका कौन नेता था जिसने मदद की, वो कौन अधिकारी थे जिसने इसी अपराधी की मदद की? और दूसरा सवाल, आप कह रहे हैं कि हमने, भारतीय जनता पार्टी ने सजा दिला दी। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की। जहां यह अपराधी बंद है, गुजरात साबरमती जेल में, गुजरात में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। माननीय प्रधानमंत्री जी वहां से, माननीय गृह मंत्री जी वहां से, और उस जेल में बैठ करके उमेश पाल की हत्या की साजिश होती है और हत्या हो जाती है। क्या सवालिया निशान नहीं खड़ा होता है? और 5 करोड़ रुपए लेन देन की बात किससे हुई है? फेस टाइम पर कौन आपका नेता था जो बात कर रहा था? और फिर मैं कह रहा हूं, जो ब्रजेश जी ने सवाल खड़ा किया कि भाई इतने दिन हो गए शूट आउट के, 24 फरवरी की घटना, आप किसको पकड़ पाए? अच्छा, फेस टाइम वाले नेता का पता चला क्या कि 30 बार फेस टाइम पर अतीक किससे बात करता था? कुछ पता है क्या आपको? नहीं, हम तो जानना चाहते हैं ना सरकार से। मैं भी जानना चाहता हूं, आज तक पता नहीं चला। लेकिन हम सरकार, इसका तो मतलब विपक्ष वाला तो नहीं होगा, वरना अब तक तो नाम आ ही गया होगा। पुलिस अधिकारियों को तो पता होगा, नहीं अब तक तो जेल चला गया होता। और हम चाहते हैं वो भी जाना चाहिए था अगर कोई बात करता अपराधी से। लेकिन अगर सरकार में कोई बात कर रहा था तो उसे भी तो जेल जाना चाहिए। मिट्टी में आप केवल अपराधी को मिलाएंगे। एक और सवाल है मेरा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जितने हम बयान सुनते हैं
वो कहते हैं सारे अपराधियों को हम मिट्टी में मिला देंगे। तो कृपया करके उत्तर प्रदेश में पहले सूची जारी कर दो और फिर हम लोग भी आपका सहयोग करेंगे कि आप सारे अपराधियों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील जी। मेरे साथ होम डिपार्टमेंट के बहुत लंबे समय तक मुखिया रहे फार्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम RM श्रीवास्तव जी इस वक्त मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। अतीक अहमद को आज फाइनली कोर्ट ने सज़ा दे दी। आप क्या ओपिनियन रखते हैं कि इस तरह के अपराधियों को के खिलाफ पैरवी करके अभियोजन इन लोगों के खिलाफ सबूत और गवाहों को एकत्र करके समय से अगर और कोर्ट में देता रहे और पैरवी ठीक से हो और कानूनी प्रक्रिया का समयबद्ध तरीके से पालन हो तो ऐसे अपराधियों को हम सलाखों के पीछे भेज सकते हैं लंबे वक्त के लिए? मैं 3 चीज़ें कहना चाहूँगा। इस मामले में सज़ा इसलिए संभव हो पाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। ऐसा बहुत कम मामलों में होता है कि दुर्दांत अपराधी को अन्य प्रदेशों की जेलों में स्थानांतरित किया जाए। ज़्यादातर देखने में वही आता है कि दुर्दांत अपराधी उसी तरह जेल में अपने प्रदेश के ही जेल में रहते हैं और वहाँ से वो गवाहों को प्रभावित करने के लिए काम करते रहते हैं। दूसरी बात यह कहना चाहूँगा कि आप देखिए, उमेश पाल जी अपने भाई की हत्या के लिए बयान देने के लिए तत्पर थे। उनकी पत्नी श्रीमती पूजा पाल जी लगातार पैरवी कर रही थीं, तभी जाके इस मामले में कार्रवाई संभव हो सकी। लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा कि उमेश पाल जी के अपहरण के केस में 17 साल लग गए। 17 साल छोटी अवधि नहीं होती है। 17 साल लग गए फैसला आने में। जो उनके बड़े भाई स्वर्गीय श्री राजू पाल जी की हत्या का मामला अभी भी चल रहा है। वो उससे भी पहले का 2004 का है। 19 साल हो गए, लेकिन कितने धीरे धीरे मामला हो रहा है आप ये तो खुद ही देख लें। और तीसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आप ये देखें कि जेल में भ्रष्टाचार किस कदर फैला हुआ है कि चाहे यूपी की जेल हो चाहे गुजरात की जेल हो, वहाँ से एक अपराधी बैठा हुआ हत्या की साजिश करता है और सफल हो जाता है। लगातार टेलीफोन से संपर्क में रहता है जी। तो ये सब चीज़ देखते हुए व्यवस्था में ही कुछ बदलाव की आवश्यकता प्रतीत होती है। क्या ये सही वक्त है कि ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए अभियोजन, पुलिस डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटर्स, जुडिशरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, हमें इसके समन्वय के बारे में कुछ विचार करने का वक्त आ गया है? एकदम आ गया है। और इसमें जो 2-3 सुझाव देना चाहूँगा जी, और उसके लिए अगर आप इजाज़त देंगे। पहला ये है कि जैसे कि अभी एडीजी साहब ने कहा कि एडीजीसी पैरवी कर रहे थे। अभियोजन विभाग गृह विभाग के निर्देशन में कार्य करता है, लेकिन जो मुकदमों की पैरवी होती है सेशंस कोर्ट की या उसके ऊपर के मुकदमों की पैरवी, वो न्याय विभाग के अधीन होती है। उनसे पुलिस विभाग का सामंजस्य थोड़ा कम ही रहता है। इसलिए उचित होगा कि पहले तो ये जो है जो सेशंस कोर्ट के ऊपर की पैरवी यानी कि जो डीजीसी, एडीजीसी, ये सब गृह विभाग के निर्देशन में कार्य करें ताकि पुलिस विभाग से उनकी समन्वय बना रहे, उनका तालमेल बना रहे। दूसरा जब श्री मुख्तार अंसारी वहाँ पे गाजीपुर जेल में वो जो वहाँ पे कर रहे थे, तभी ये जो है वहाँ पे जेल विभाग को गृह विभाग के अधीन लाया गया था, क्योंकि मुख्तार अंसारी द्वारा वहाँ पे सुविधाओं का दुरुपयोग किया जा रहा था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जेल विभाग धीमे धीमे फिर से अलग होता जा रहा है, जिसकी वजह से सामंजस्य में थोड़ी कमी आ रही है। और तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट की ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाती है कि साहब उसको दूसरे जेल में स्थानांतरित किया जाए, दूसरे प्रदेश की जेल में स्थानांतरित किया जाए। तो ये आवश्यक होगा कि जो भ्रष्टाचार है जेलों से उसको दूर करने के लिए कठोर कदम उठाएं। शुक्रिया सर। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी, अतीक अहमद को सजा हो गई। 44 ईयर के आपराधिक इतिहास में पहली बार। स्वागत तो करना चाहिए आपको।
नहीं, बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री आज इसका क्रेडिट लेते हुए दिखे। बताया गया कि बड़ा मजबूत अभियोजन हमने किया और सजा दिलाना अब भाजपा के सरकार में संभव हो पा रहा है। ब्रजेश जी, मैं पूछना चाहता हूं, 10 आरोपित थे, उसमें 3 को सजा हुई, 7 बरी हो गए और उस 3 में एक वकील है, यानी कि मुख्तार अतीक अहमद और एक और माफिया, उसको सजा हुई। ये मजबूत अभियोजन है या कमजोर अभियोजन है जिसका रिजल्ट महज 30% है? पहली बात। दूसरी बात, उमेश पाल की मां और वाइफ ने क्या आरोप लगाया? रोते हुए उन्होंने क्या कहा मीडिया के सामने? उन्होंने कहा कि वो पूरे जेल खरीद लेता है, जेल में खरीद के वो कुछ भी करवा सकता है, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, किसी तरीके से उसको मारा जाए। ये उनकी वाइफ का बयान है, यानी कि उनको उत्तर प्रदेश और गुजरात की जेलों पर भरोसा नहीं। और मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, ब्रजेश पाठक जी अगर सुन रहे हो तो सुने कि 2018 में लखनऊ के एक रियल एस्टेट के व्यापारी मोहित जायसवाल को किडनैप करके देवरिया जेल में ले जाया जाता है, जहां अतीक अहमद उस समय बंद था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको दूसरे राज्य में ट्रांसफर करिए, दूसरे राज्य की जेल में। कहां ले जाया गया ब्रजेश जी? किसी दूसरे राज्य में जहां गैर भाजपाई सरकार हो वहां नहीं ले जाया गया, अपनी सरकार में, गुजरात की सरकार में ले जाया गया, जहां इसको सारी सुख सुविधाएं दी गई। बरेली जेल जहां पे षड्यंत्र हुआ, वो इन माफियाओं के लिए सेफ जेल कहा गया। ये कहा गया कि बरेली जहां बैठ के ये उसके भाई, आप संतुष्ट नहीं है जो कुछ भी सजा हुई, आप चाहते हैं कि और कार्रवाई होनी चाहिए? मैं आपको बता रहा हूं ब्रजेश जी, देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि आपने न्यायालय से निर्णय करवा दिया तो फिर तो उमेश पाल हत्याकांड के आप दोषी साबित हो गए, क्योंकि 6 साल से तो योगी जी की सरकार है। 6 साल में क्या इतनी लचर पैरवी हुई? क्या जो ऐसा अभी एडीजी साहब बता रहे थे, वो कदम कदम पर हस्तक्षेप कर रहा था, रुकावट कर रहा था एक माफिया, और योगी सरकार इतनी कमजोर हो गई कि उस माफिया से नहीं निपट पा रही थी, यानी कि माफिया ताकतवर थी, एडीजी के शब्दों से मैं अर्थ लगाऊं, और ये योगी सरकार कमजोर थी, अभियोजन कमजोर था, पुलिस पक्ष कमजोर था, वो सफल हो रहा था। और अगली बात आप ये समझ लीजिए, कंक्लूड करो। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। देखिए, किसी ना किसी बड़े मंत्री का अतीक को निश्चित रूप से जब नाम लेने का साहस हो जाए तब मैं नाम लेके बता रहा हूं, लेके दिखाओ। मैं नाम लेके बता रहा हूं। एक सजा याफ्ता मंत्री है, नाम लो, बता रहा हूं, एक सजा याफ्ता मंत्री, अभी 1 साल की सजा मिली उसको, नाम तो बताओ। और अतीक की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि गोपाल नंदी, जब तक नाम नहीं लोगे तब तक गोपाल नंदी कहता रहा हूं, सजा याफ्ता मंत्री गोपाल नंदी, नंद गोपाल नंदी, सजा याफ्ता मंत्री, 1 साल की सजा हुई। ऐसे ही नहीं, मतलब नाम लेके आरोप लगाना। पूरा तो बता रहा हूं, मेरी डिबेट में ये नहीं चलेगा कि लगाए और निकल उसके ऊपर 5 करोड़ की लेन देन का आरोप लगाया उसकी बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कोई जांच होगी क्या? शुक्रिया पांडे जी, डिबेट कोई जांच नहीं होगी, यानी कि इस मंत्री का पूरा सहयोग था। इसीलिए ब्रजेश जी, इसीलिए ये अभियोजन भी अटक रहा था, लटक रहा था, और इसीलिए पैरवी भी लचर हो रही थी, इसीलिए उसको गुजरात की जेल में शिफ्ट किया गया, और इसीलिए सेकंड राउंड के लिए बचा लीजिए, ये सब तब बोल लीजिएगा, इसीलिए 7 आरोपी बरी हो गए। थैंक यू। बीरेन जी भी हमारे साथ आ गए डिबेट में। बीरेन जी, आखिरकार अतीक अहमद को सजा हो गई, क्या क्या देखा इस बीच, आप कैसी दुश्वारियां देखी आपने? देखिए, जिस तरह से आज पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में लोग देख रहे थे कि आज क्या होगा, अदालत ने मात्र 10-15 मिनट के भीतर अपना फैसला सुना दिया और अतीक अहमद को पहली बार आजीवन कारावास हुआ। जो आदमी 40-45 साल से खूंखार अपराधी के तौर पर माना जा रहा है, उसको एक मुकदमे में पहली बार सजा दिलाई जा सकी। तो ये इलाहाबाद के इतिहास में अतीक के लिए ये कहा जाए कि अब उसके अंत का समय शुरू हो गया है और उसका आतंक अब खत्म होने की ओर है। देखिए, कल तक तो वो कह रहा था कि काहे का डर, और लेकिन अब अदालत ने आजीवन कारावास दे दिया। अब वो जिंदगी भर निकल नहीं पाएंगे, तो वो डरे चाहे जो करें, लेकिन अब किसी को इतना आसानी से डरा नहीं पाएंगे।
बात आई कि अतीक को सजा हुई। ये जरूर है कि देखिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, कानून व्यवस्था की एक चुनौती रहती है, लेकिन योगी सरकार में तेज पैरवी भी और जिस तरह से दबाव बनाया गया उसको आप ये कह सकते हैं कि सजा मिलने में वो सहायक हुआ। और ये जो अतीक का खौफ है वो इलाहाबाद से अब खत्म होगा इस सजा के बाद। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब जो लोग सारे लोग बैठे हैं, जो लोग सुनते हैं, जब कोई अपराधी अपने साथ होता है तो वो अच्छा लगता है, जब दूसरे दल में चला जाता है तो उसके तमाम पाप और कमियां गिनाई जाती हैं। 43 साल का एक आदमी जो सियासत में भी कामयाब रहा, उसको राजनीतिक पार्टियों ने ही तो पाला पोसा। वो कहीं ऐसा थोड़ी था कि बिना राजनीति में आए इतने दिन चल पाता, वो तो तभी चला। आपको याद होगा कि एक बार मामला आया था 2012 में, जजों ने अतीक के केस से सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया था। बहुत ज़्यादा खौफ हुआ करता था अतीक अहमद का। आज लेकिन वही अतीक अहमद को कचहरी में कुछ लोगों ने खुलेआम माँ बहन की गालियाँ दी, जूते दिखाए, लेकिन ना तो वो कोई रिएक्शन दे पाया और ना उसकी कोई हिम्मत हुई, ना वो जवाब दे पाया। अब ये ज़रूर है कि जो शूटर रहे हैं उन पर भी अब शिकंजा कसना चाहिए, तो ये चीज़ें तो होंगी। अभी तो साबरमती उसको वापस ले जाएंगे, अब शायद मीडिया ना जाए क्योंकि अब उतना आनंद बचा नहीं इसमें, ये मामला ख़त्म हो गया है। लेकिन अतीक अहमद की इस उम्र कैद ने योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में और बीजेपी को बड़ी संजीवनी दी है। अब ये जो भी आ रहा है नगर निगम का चुनाव, वो अतीक अहमद पर भी वो लड़के काफ़ी जीतेंगे। यहाँ जात पात बेरोजगारी अब ये सब पीछे छूट जाएगा, तो एक फायदा तो सरकार को हुआ। और लोगों को उम्मीद थी कि देखिए जो मुर्गी सोने का अंडा देती है उसको जो। तो एक बात बताइए वीरेंद्र जी, जो ये अभी सब चैनलों ने दिखाया था साबरमती से प्रयागराज पहुंचने तक का लाइव, वॉशरूम का टॉयलेट, ये अब सब जाते समय नहीं दिखेगा प्रयागराज से साबरमती? मतलब मीडिया ने क्यों ऐसे साथ छोड़ दिया अतीक का? देखिए मीडिया को जितना पेट भरना था उसने भर लिया, और अब अतीक को हो गई है सजा। अब कुछ उसमें ज्यादा रस बचा नहीं लोगों को। अब छोड़ने नहीं जाएंगे साबरमती तक? छोड़ने नहीं जाएंगे। देखिए अपने देश में ये तो गलत हो गया। अपने देश में गुजरा गवाही और लौटा बराती इनका कोई नहीं पूछत। गुजरा गवाही और लौटा बराती। जब दुल्हन विदा हो गई तो बाराती पहुंचे चाहे न पहुंचे कि चिंता घर वालों को नहीं रहती, दुल्हन लेके अपने घर आते हैं। ऐसे जब एक बार गवाही हो गई तो फिर गवाह को कौन पूछेगा, जाए चाहे जहाँ रहे। वोट जब तक नहीं दियो तब तक तो पोलिंग स्टेशन पे हाथ पैर जोड़ते हैं लोग, जब वोट देके निकल आए तो कौन पूछेगा आपको। ब्रजेश जी, अतीक प्रकरण ने एक चीज उसके साथ साथ देखिए, मुख्तार और अतीक दोनों को योगी सरकार में सजा हुई। आज निर्विवाद रूप से अगर आप देखेंगे इस प्रकरण को तो अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की एक छवि बनी है उत्तर प्रदेश में और देश में। कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि शक्ति के मामले में योगी मोदी के बाद नंबर 2 के नेता हो गए हैं देश में, और योगी की साख इस मामले में बढ़ी है। लेकिन हर कोई ये जानता है कि गुनाहों का अंत एक दिन होता है, और अतीक के गुनाहों का भी अंत होना चाहिए था, और वो हुआ। ये जरूर है कि इसका श्रेय योगी सरकार को जाएगा, भाई उनकी सरकार में कार्रवाई हुई। लेकिन इस देश में सोने की मुर्गी देने वाली, अंडा देने वाली मुर्गियों को बहुत पाला जाता है, और ये तो वोट देने वाली मुर्गी मुद्दा है, इसको तो पालेगी ही सरकारें। अब ये देखना होगा कि अभी तो बहुत सारे मुकदमे, उसका भाई छूट गया है एक मुकदमे में, अभी उसको बरेली वापस भेज दिया है, अभी वो और मुकदमे में वांछित है। मुर्गी कह के आप बड़ी बेइज्जती कर रहे हो अतीक की। मैंने खाली एक उदाहरण दिया है। तब ठीक है। बकरा भी कह सकते थे, ठीक है, लेकिन वो सियासत में उतना बढ़िया ब्रांडिंग नहीं होती उसकी। तो ये जो हाल है सरकार को, तो देखिए बात अभी आई, सुनील साजन ने भी कहा भाई टॉप 10 माफिया जो उत्तर प्रदेश में है उनकी एक सूची अब जारी होनी चाहिए, क्योंकि अतीक और मुख्तार को तो सब जान गए, बाकी और जो बचे हैं उनको भी जानना होगा। हम लोग
अब इस देश में, प्रदेश में ये बात की चर्चा तो होती है कि चलो माफिया अपराधी अब इनको कोई पार्टी टिकट नहीं देती, जी वीरेंद्र जी, इनका स्कोप तो खत्म हुआ जी। लेकिन दुनिया में सरकारों का ये हमेशा से कर्तव्य रहा है कि अपने वो सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा दे, न्याय दे, और ये हमारे संविधान में गारंटी भी है। लेकिन सत्ता में आकर सफ़ेद पोश बनकर जिस तरह संविधान और कानून को ये लोग तोड़ते मरोड़ते थे, मुकदमे वापस लेते थे, गैंग चलाते थे, वो सब खत्म हुआ जी। तो ये जालिम और सितमगर, तो जो लोग थे जिनके डर से, कातिल के डर से लोग खुलकर नहीं बोलते थे, अब वो चीज़ ये खत्म हो जाएगी। जी वीरेंद्र जी, कई बार अदालतों की वजह से भी देर होती है। अतीक के मामले में भी ऐसा ही हुआ। राहत इंदौरी ने लिखा है कि इंसाफ अब हमेशा जालिमों के हिमायत में जाता था, और ये हाल है तो फिर कौन अदालत में जाता था। और दस्तार नोच के बहावले उड़े और सर बच गया, ये भी शराफत में जाएगा। और दोखज के इंतजाम में उलझा है रात दिन, दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। और खुशफहमियों की भीड़ में तू भले क्यों गया, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। और वाकिफ़ है खूब झूठ के फन से ये आदमी, और ये आदमी एक रोज़ सियासत में जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट हमें उपलब्ध कराने के लिए, और ये बताने के लिए भी कि मीडिया प्रयागराज से साबरमती नहीं जाएगा अतीक अहमद को छोड़ने के लिए। बहन भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ तत्कालीन विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल इस वक्त मौजूद हैं। पूजा इस वक्त कौशाम्बी जनपद की चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, और बहुत लंबे समय से, पिछले कई सालों से राजू पाल हत्याकांड के मामले की पैरवी कर रही हैं कोर्ट में, ताकि अतीक अहमद और उसके गुर्गों को सज़ा मिल सके। पूजा पाल जी, इस दौरान ये 17-18 सालों में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा राजू पाल हत्याकांड की पैरवी करते वक्त, या सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, परेशानी की बात की जाए तो परेशानियां तो इतनी थी कि एक नॉर्मल फैमिली की बेटी होकर के, एक नॉर्मल घर की बहू होकर के, जिस तरह से सामाजिक, मानसिक, शारीरिक जो यातनाएं हम लोगों ने झेली है, वो इन 17 सालों में वो हम ही लोग जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अतीक अहमद से लड़ना, क्योंकि समाज, बहुत से लोग तभी आपके साथ खड़े होते हैं जब आप मजबूत होते हैं। उसके पहले अपने पे ही जो हमने लड़ाई जो ठानी है, उसमें एक प्रश्न चिन्ह हो जाती है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं लड़ पाओगे, और तुम्हें ऐसे करना भी नहीं चाहिए। तो मैंने ये देखा है कि मध्यम वर्गीय परिवार में, चाहे वो इस पक्ष में हो चाहे वो उस पक्ष में हो, और चाहे बाहर के भी लोग हों, तो वहां पर जो एक लोगों को खड़ा होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, साहस देना चाहिए, वहां पर नहीं मिलता है। और उल्टा ही ये होता है कि नहीं, आप गलत कर रहे हो, अब ऐसा हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये जो अब जब इसको सजा हुई है तो आप लोगों का आत्मविश्वास कुछ बढ़ा है? जी जी, जरूर बढ़ा है, क्योंकि यही मैं कहना चाह रही हूँ। क्योंकि मैंने एक दौर ऐसा देखा इलाहाबाद का, जब मेरे पति की हत्या हुई, तो बस लोगों का एक कहना था कि नहीं, अतीक अहमद से कोई लड़ नहीं सकता है, और ये मेरे ऊपर भी लागू कराया जा रहा था। मगर मैंने कहा कि क्यों नहीं लड़ा जा सकता, मगर एक सोच रखी जाए और हिम्मत रखी जाए तो किया जा सकता है। और जिस पर कि हम लोग उसको लेकर के चले, और अच्छे लोगों की राय, अच्छे लोगों की बात, और कहीं ना कहीं जो डिमोलिश करने वाले लोग हैं उनकी बातों को अनसुनी करके, नहीं, हम सब आपके हौसले की सराहना करते हैं। जी जी, और आप अपना ध्यान भी रखिए। यहाँ तक आए, और आज उन लोगों के गालों पे तमाचा है ये रिजल्ट, क्योंकि जो लोग कहते थे कि आपको हतोत्साहित करते थे, जी जी, हमेशा मजाक के पात्र भी बनाया करते थे। तो बहुत सी चीजें हैं जो इन 17 सालों में, तो आपने उनको जवाब विधायक बनकर वैसे भी दे दिया। जी 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 जी, नहीं, उसमें बहुत सहयोग क्षेत्र का भी रहा, लोगों का भी रहा। जी, शुक्रिया। हमारे साथ बनी रहिएगा, हम परिचर्चा को आगे, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। प्रेम प्रकाश जी, मैं अब आपसे समझना चाहता हूं कि इस
सजा के बाद अतीक अहमद गैंग से निपटने के लिए पुलिस कोई एक्शन प्लान के बारे में सोच सकती है, या आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे चीफ मिनिस्टर को या डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कि अतीक अहमद के खिलाफ ये सही वक्त है कि पुलिस को उसके खिलाफ टूट पड़ना चाहिए? अब ये अच्छा समय है क्योंकि एक केस में सफलता मिल चुकी है और लगातार कई सारे ऐसे मामले हैं जिनमें इसी प्रकार की पैरवी की जा रही थी, और ये जो प्रोसिक्यूशन के साथ एजेंसीज के साथ बैठकर चर्चा करने का ये जॉइंट टीम बनाई हुई थी। बड़ा अच्छा समन्वय था पुलिस का अभियोजन शाखा का, और उसके साथ ही जो भी एडवोकेट्स जो इसमें मदद कर रहे थे, जो किसी की भी तरफ से, चाहे वो उमेश पाल जी की तरफ से थे या अन्य जो भी इसमें पहल में रह चुके थे, उनकी सबका बड़ा सहयोग था। अब समय आ गया है कि अन्य केसेस में भी जल्दी जल्दी तारीख लगवाई जाए, और मॉनिटरिंग सेल मीटिंग में भी जो अपना डिस्ट्रिक्ट जज के साथ, डीएम के साथ में, और अब वहां पुलिस कमिश्नरी सिस्टम हो गया लागू, तो ये जो मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग है ये लगातार होनी चाहिए। और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हाई प्रोफाइल ऐसे केसेस या इस तरह के माफियाओं गुंडों के को अलग से चिन्हित करके इनके खिलाफ एक स्पेशल सेल बने जो ऐसे केसेस में समन्वय और मॉनिटरिंग दोनों करे? इसका सरकार ने पहले से ही बनाया हुआ है, और इसमें बाकायदा आईजी रेंज को इसमें नामित किया हुआ था कि इन सब केसेस की पैरवी के लिए अपनी टीम बनाकर लगे और डेट वार उसको देखें कि कब कब क्या किया जाना है। उसमें प्लान एक्शन जो है पूरा तैयार किया गया और उस पर कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन कई बार होता क्या है कि मॉनिटरिंग सेल मीटिंग में देखता था कि इर्रेगुलर हो जाती थी, हालांकि ऊपर शासन का बार बार कड़ा निर्देश रहता, और उसमें जोर शोर से ये बातें नहीं उठाई जाती कि क्या डिले करने के क्या कारण हो रहे हैं, क्यों। लेकिन उसमें बहुत सारी बाधाएं भी आप देखते हो कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसा कि माना गया है कि जब तक चाहे अपराधी 99 अपराधी चाहे छूट जाए, लेकिन एक भी कोई ऐसा है जो जिसने गुनाह नहीं किया वो नहीं दोष पाना, सिस्टम को और पूरे प्रोसीजर को एक्चुअली डिले करके केसेस को प्रभावित करने की कोशिश, यही अतीक अहमद गैंग की मोडस ऑपरेंडी जुडिशियल मामलों में रही है। बिल्कुल, ये देखिए इसके क्योंकि अच्छा पैसा है इनके पास, माफियाओं के पास बड़ी बड़ी फीस देते हैं, अच्छे एडवोकेट से सेवाएं ले लेते हैं, और वो इस तरह की जो लूप होल्स हैं वो बताएंगे, कभी भी एडजॉर्नमेंट हो जाएगा, कभी भी किसी मामले, तो ये सारी टेक्निक अपनाते रहते हैं। और फिर अगर कोई पहुंच भी गया गवाह तो फिर उसे डराने धमकाने के लिए कोर्ट में आप देखते हैं कि पुलिस की बड़ी सीमित शक्तियां रहती हैं। कोर्ट के परिसर के अंदर जाकर पुलिस उतना खुलकर काम नहीं कर पाती जितना आप देखते हैं कि बाहर खुले मैदान में या खुली जगह में कर सकती है, क्योंकि कोर्ट में वहां डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उन सब के अधिकार वहां पर जो है बढ़ जाते हैं। और आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो एडवोकेट्स वाला प्रयागराज में कुछ ना कुछ वहां पर इस तरह का वो प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं जो आप कहना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं उसको जो है दबाव। शुक्रिया आपका सर। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये सही वक्त है और सब सारे एक्सपर्ट्स जिनके पास लंबा अनुभव ये सजेस्ट कर रहे हैं कि तत्काल टूट पड़ो कार्रवाई होनी चाहिए अतीक अहमद गैंग पे। देखिए, गुंडे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की प्रतिबद्धता हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के बाहर और सदन के भीतर ऑन रिकॉर्ड कहा है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, यानी इनके साम्राज्य को नेस्तो नाबूद कर देंगे। और यह पहली बार हुआ होगा जब सदन में किसी मुख्यमंत्री ने ऐसे कहा होगा कि हम माफिया के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इन माफियाओं के खिलाफ और तेज कार्रवाई होगी। एक बात मैं सुन रहा था, कह रहे थे सूची नहीं जारी हुई। अरे साहब, कितनी बार जारी हुई और कितनी बार बताया गया, मैं आपको फिर से बता देता हूं। ध्रुव सिंह कुंटू, सुशील मूच, योगेश भदौड़ा, अमित कसाना, अनिल दुजाना, विकास दुबे, ऐसे तमाम नाम हैं जिनके खिलाफ हमारी सरकार में कार्रवाई हुई है। लेकिन सुविधा के स्वरूप आप सिर्फ सुन लीजिए, सुविधाजनक रूप से आप सिर्फ दो नामों को चुनते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इन दो नामों का इस्तेमाल करके आप एक खास वोट बैंक को टारगेट कर सकते हैं। इसलिए चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनका नाम लेती है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि माफिया से तो हम दूरी बना चुके हैं। अरे डीएसपी जियाउल हक के हत्या के आरोपी को आपने प्रतापगढ़ से टिकट दिया, गुलशन यादव से,
और मुख्तार अंसारी के भाई के लिए मंच पर जाकर वोट मांगा। अखिलेश यादव जी ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा अभियोजन की कमी। अरे साहब, आप तो वो लोग हैं जो आतंकवादियों तक को बुलाकर हाथ मिलाते थे। हमने उन्हीं आतंकवादियों को जेल भेजने का काम किया है। सवाल इन्होंने स्वयं आपसे कर लिया है। माफिया की सूची गिना दी। आपको माफियाओं में दिलचस्पी थी, आनंद दुबे ने गिना दिया। नहीं, इनको सिर्फ दो नाम मैं दे दिया, दे दिया। बोलने दीजिए आप। मैंने पूछा था और मैं फिर पूछे लेता हूं एक बार कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस सदन में जिस दिन कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसी दिन उसी सदन में नेता विरोधी दल माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि आप सूची जारी करो। आपने सूची जारी की माफियाओं की? नहीं, आप तो समर्थन कर रहे थे। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आनंद जी सुनिए, मैं कह रहा हूं ये अब सुन लीजिए। देखिए, एक तरफ इसी अतीक पर आपकी सरकार के लोगों की मेहरबानी का आरोप लग रहा है और हमारी बात करते हैं। ये बदली हुई समाजवादी पार्टी है जिसको आप हमारा माफिया कह रहे हैं, उसके खिलाफ पैरवी करने वाली पूजा पाल समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, इसी कार्यक्रम में बैठी हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा है? थैंक यू सुनील जी, शुक्रिया। थोड़ा वक्त का अभाव है और कौन पार्टी पक्ष में है जी। ऑलराइट, आरएम श्रीवास्तव साहब, आप कुछ और सजेस्ट करना चाहेंगे कि सपा की विधायक ऐसे अपराधियों पर और प्रभावी पैरवी हो? आरएम श्रीवास्तव साहब पैरवी कर रही है। थैंक यू आनंद जी। श्रीवास्तव साहब। हाँ, जैसे कि एडीजी साहब ने बताया कि एक संयुक्त टीम बनाई गई जो कि अभियोजन की निरंतर अनुश्रवण करती रही थी जी। ऐसे जितने भी माफिया हैं उनके लिए एक इसी तरह की टीम बननी चाहिए। और सीधी सी बात यह है कि जो जुडिशियल डिलेज हैं, जुडिशियल डिलेज को रोकने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें जुडिशरी का भी बड़ा भारी योगदान है। एग्जैक्टली क्योंकि जरा सी बात पे स्थगन आदेश, एडजर्नमेंट लेना, स्थगन करना, जजों का डर जाना जी, ये सब इन सब से इन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई में देरी होती है। अब आप देख रहे हैं कि 44 साल में कितने मुकदमे निर्णीत हुए इनके खिलाफ। इसी मुकदमे में 17 साल लग गए। ये जो और राजू पाल का जो प्रिंसिपल केस है सर, वो तो स्टिल अभी चल ही रहा है, अभी चल रहा है। पूजा पाल अभी बता भी रही थी, अभी अखबार में था कि 1979 का कोई मामला था मास मर्डर का, उसका फैसला अब जाके हुआ। एग्जैक्टली 14 लोग उसमें मर गए आरोपित पक्ष के। तो जब तक जुडिशियल डिलेज को रोकने के लिए एक कोई प्रभावी समयबद्ध किया जाना चाहिए। मैं सहमत हूं आपकी बात से सर। उमाशंकर पांडे, जवाब तो मिल गया आनंद दुबे से कि अभी बाकी है? नहीं, मैं जरा एक बात पूछ लेता हूं। ब्रजेश जी, एक जवाब इनसे ले लीजिए, 30 सेकंड ओनली बस। 2007 में उमेश पाल ने धमकी का पहला एफआईआर दर्ज कराया था और हत्या कब हुई? अब जाके भाजपा की सरकार में। कौन सी सरकार अच्छी थी? एक बात। दूसरी बात, इनके एक सहयोगी हैं पटेल जी, सुनेलाल पटेल जी की पार्टी। सुनेलाल पटेल जी ने कहा था आनंद दुबे कि ये अतीक माफिया नहीं, मेरा भाई है, उसी के साथ आपका अलायंस है। और तीसरा पॉइंट कह दूं, 60 में आतंकवादियों को बाकायदे जहाज में बिठा के बिरयानी खिलाते हुए कांधार छोड़ने आप गए थे और बगैर आमंत्रण निमंत्रण आतंकवादियों के घर में बर्थडे मनाने देश के 56 इंची प्रधानमंत्री गए थे। थैंक यू, आप हमको बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया। आईएसआई को समय से भी ज्यादा समय ले चुके हैं आप लोग। देखा है कि आईएसआई को पठानकोट में बुलाकर थैंक यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये राजनीतिक लड़ाई का मंच नहीं है। आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप सबने इस महत्वपूर्ण मसले पर अपनी अपनी ओपिनियन प्रस्तुत की। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।